हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को समझने से पहले थोड़ा सा मैकेनिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। मैकेनिक्स आप जानते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फोर्सेज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। मतलब क्या, हम इसमें फोर्सेस का स्टडी करते हैं उसके साथ, और उसके फोर्स लगने की वजह से जो इफेक्ट आता है किसी भी बॉडी पे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली मैकेनिक्स जो है दो भाग में डिवाइडेड होता है। एक आपका रिजिड बॉडी के लिए होता है और एक आपका डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए होता है। तो रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है? तो रिजिड बॉडी ये होता है, जैसे मान लो कि आप सपोज करो ये कोई बॉडी है और इस पे दो पॉइंट रिज्यूम कर रहा हूं कि ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। ठीक है, मैं एक फोर्सेज अप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड से, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं F। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर इस फोर्स के इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है शिफ्ट कर चुका होगा। मतलब क्या कि पहले जितना था 1 और 2 के बीच में जितना डिस्टेंस था, अब ये फाइनली जो डिस्टेंस होगा इनिशियली डिस्टेंस से डिफर होगा। मतलब क्या, इलोंगेट होने के बाद इंटरमोलिकुलर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस वेरी कर रहा है। अगर वेरी करता है तो ये डिफॉर्मेबल बॉडी होगा। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का या किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का बॉडी के अंदर जो लाई कर रहा है, अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इनवेरिएंट है इरिस्पेक्टिव टू कि कितने फोर्सेस आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसे हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। मतलब क्या कि अगर मान लो ये x डिस्टेंस था और अभी भी आपका x डिस्टेंस है आफ्टर अप्लाइंग दिस फोर्स, देन वी कॉल इट एज रिजिड बॉडी। मतलब क्या कि इस फोर्स का उसके बॉडी के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बीच पे इफेक्ट नहीं पड़ा है। अगर यही डिस्टेंस वेरी कर रहा है, वेरिएंट है, तो फिर आप क्या बोलोगे उसे, डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, इसके रिजिड बॉडी के अंदर में आप जो पढ़ते हो वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर आता है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो आप पढ़ते हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में होता है। तो मैकेनिक्स में क्या करते हैं आप, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी। तो ये जो फोर्सेज है ये कौन सा फोर्स होगा, अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स होगा। डिफॉर्मेबल बॉडी में आपका या तो सॉलिड हो सकता है डिफॉर्मेबल बॉडी, या फिर आपका फ्लूइड हो सकता है। तो अगर आप सॉलिड होगा तो इसके बारे में जब आप स्टडी करोगे इंजीनियरिंग में, तो ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सॉम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और फ्लूइड के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आप इसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसमें आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो आप पढ़ेंगे वो इंटरनल फोर्सेस के बारे में होगा। मतलब वही सेम स्टडी ऑफ फोर्सेस, बट कौन सा फोर्सेस। तो जब आप डिफॉर्मेबल बॉडी में सॉलिड्स की बात करोगे तो वो इंटरनल फोर्सेस के बारे में होगा। उसी तरह से अगर मैं मैकेनिक्स में देखूं तो इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब बॉडी जब आपका जो फ्लूइड एलिमेंट है जब रेस्ट पोजीशन रहेगा तो स्टैटिक्स के बारे में जानेंगे, और जब बॉडी आपका मोशन में रहेगा तो डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और डायनेमिक्स में भी दो पार्ट आता है, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स में मेनली हम मोशन को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि डायनेमिक्स में आप मोशन को स्टडी करोगे। तो मोशन में कौन सा स्टडी, इस मोशन में जो हम स्टडी करेंगे विदाउट नोइंग कि इस मोशन का काउज क्या है।
तो अगर मोशन का काउज को जाने बिना, जैसे फोर्स लगा रहे हैं तो मोशन हो रहा है, तो आप उस फोर्स को जाने बिना अगर स्टडी कर रहे हो उस मोशन का तो काइनेमैटिक्स में आएगा। और अगर मैं उस फोर्सेस के स्टडी के बारे में जानना चाहूँ कि फोर्सेस जो लग रहा है उसके बारे में अगर मैं प्रॉपर्टी जानना चाहूँ तो वो सब आप डायनेमिक्स के अंदर डील करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मोटा मोटी इसका क्लासिफिकेशन था कि हम कैसे फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ेंगे। तो हम मेनली हम लोग इस पार्ट को हम कैरी करेंगे, जिसमें हमारा कुछ डायनेमिक स्टैटिक पार्ट होगा, कुछ डायनेमिक्स पार्ट होगा। डायनेमिक्स में फर्दर हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम आगे प्रोसीड करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। इन जनरल कोई अगर आपसे पूछे कि फ्लूइड क्या होता है तो आप क्या बताओगे? द सब्सटेंस विच कैन इजिली फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। बट इसमें कुछ डेफिनेशन मिसिंग है, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके समझते हैं कि क्या होगा। जैसे सपोज कीजिए वाटर है, वाटर ये मेरे हैंड पे रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, और इस वाटर को मैं चाह रहा हूँ कि फ्लो कराऊं। तो अगर मुझे फ्लो कराना है तो एक नॉर्मल फोर्स देखते हैं। जैसे नॉर्मल फोर्स क्या होगा? इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा उसको बोलेंगे। क्या मैं इस परपेंडिकुलर फोर्स लगाने से इस वाटर को फ्लो करा पा रहा हूँ इस डायरेक्शन में? नहीं, ऐसा तो नहीं हो पा रहा। तो अगर मतलब क्या कि ये अगर आपको इस प्लेन में वाटर को फ्लो कराना है तो आपको जो फोर्सेस लगाना होंगे वो इसी प्लेन में लगाने होंगे। और अगर सेम प्लेन में फोर्स लगता है तो उसे आप शियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म है कि फोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल फोर्स होता है और एक शियर फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है और ये पैरेलल टू द प्लेन होता है। ठीक है, तो मतलब क्या कि अगर वाटर को फ्लो होना है तो उस पर डेफिनेटली शियर फोर्स ही लगना चाहिए, तभी वो फ्लो हो पाएगा। इधर आप इस डायरेक्शन में देख लो या अपोजिट डायरेक्शन में देख लो, आप अपने सामने देख लो या ऊपर अपोजिट साइड में देख लो, मतलब वाटर को फ्लो होना है तो शियर फोर्स ही लगेगा, मतलब वो फोर्स जो कि अलोंग द प्लेन है। ठीक है, तो हम इस डिफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, एक चीज और मुझे से बताइए आप कि अगर इस फ्लूइड को फ्लो कराना है, मतलब वाटर को अगर मुझे फ्लो कराना है, तो जब तक मैं फ्लो करा रहा हूं, तो जब तक आपको फ्लो कराना है तब तक आपको शियर फोर्स भी लगाते रहना होगा, तब ये फ्लो करेगा। द शियर फोर्स ऑलवेज एक्ट करेगा, तभी ये फ्लूइड मोशन में रहेगा या फ्लो करता रहेगा। इसका मतलब क्या कि जैसे ही आप इस शियर फोर्स को रिमूव करोगे तो क्या होगा, ये बॉडी आपकी जो फ्लूइड एलिमेंट था वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। मतलब क्या, यहां से ये समझ में आ रहा है कि व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, शियर फोर्स विल बी जीरो। बट अच्छा, एक और चीज जो पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट समझिए कि अगर आप इस पे थोड़ा भी अगर आप शियर स्ट्रेस लगाओ तो ये फ्लो करेगा, बट ये कितना करेगा ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, मतलब क्या, ये इनफाइनेटली इलोंगेट होगा या फिर डिफॉर्म होगा, बट आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना डिफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये क्या है, अगर आप स्मॉल शियर फोर्स भी लगाएंगे तो भी ये डिफॉर्म कितना करेगा? ठीक है, ये दो पॉइंट समझ में आ गया। इन दोनों पॉइंट के हेल्प से हम फ्लूइड का डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन क्या होगा? फ्लूइड, इट इज अ सब्सटेंस which can deform or flow under the action of shear force, and it can deform infinitely even we apply very small shear force. ओके, तो ये डिफिनेशन है, आपको याद रखना होगा। इसको मैंने समझा दिया है, इस तरीके से आपको याद रखना होगा। अब चलते हैं कि फ्लूइड, अगर फ्लूइड के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं तो ये सॉलिड से अलग कैसे है। तो अगर आप फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ये भी जानना होगा कि ये सॉलिड से अलग कैसे है। तो सॉलिड्स में बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये जितना ज़्यादा हाई होता है इसलिए ये कॉम्पैक्ट साइज में होता है, मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है सॉलिड्स में बहुत कम होता है।
तो ये कम क्यों होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके होते हैं, तो इसलिए शेप जो है सॉलिड का वो डेफिनेट होता है, मतलब अपने शेप को रिटेन कर सकता है, जैसा है वैसा रह सकता है, शेप इसमें डेफिनेट होगा। बट फ्लूइड के साथ क्या है, फ्लूइड में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका लिक्विड्स आ जाते हैं और इसमें गैसेज आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी लो होता है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं होते हैं और इसका साइज और शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होता। तो इसमें कैसे आप डिफाइन करोगे, तो मान लो अगर आपको वॉल्यूम निकालना होता है पानी का, तो क्या करते हो, जिस भी कंटेनर में रखते हैं आप उसका वॉल्यूम ले लेते हो, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो वीक होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये इसके शेप्स जो है शेप रिटेन नहीं कर पाता है, बट इसमें रिटेन कर पाता है, ठीक है। अब रिटेन कर पाता है इसका मतलब क्या हुआ, कि सपोज कीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सॉलिड बॉडी है, इस पे मैंने एक शियर फोर्स लगाया, शियर फोर्स किसको बोलते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये आपका सॉलिड बॉडी है, ये इसका प्लेन हुआ सॉलिड बॉडी का, तो मैंने क्या किया, इसी प्लेन के लॉन्ग मैंने फोर्स लगाया, तो इस प्लेन के लॉन्ग लगाएंगे तो इसको शियर फोर्स बोलेंगे। तो अगर आप इसके लॉन्ग शियर फोर्स लगाते हो तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। तो पहले मान लो कि ए बी सी डी डिफॉर्मेशन था, अब डिफॉर्म होने के बाद इसका शेप कुछ ऐसा हो गया, ए बी सी डैश डी डैश, ठीक है। तो ये डिफॉर्मेशन हुआ, ये शियर फोर्स अप्लाई होने की वजह से। अगर आप इस फोर्स को रिमूव करो तो ये क्या करेगा, ये वापस से रिगेन करना चाहेगा अपना शेप, इसके लिए लॉ है हुक्स लॉ, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इसमें क्या है कि हुक्स लॉ क्या होता है कि विद इन इलास्टिक रीजियन जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफॉर्मेशन के, मतलब डिफॉर्मेशन जितना हो रहा है, ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये डेल्टा डिफॉर्मेशन है और ये फोर्स एफ लग रहा है, तो ये फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस डिफॉर्मेशन के। हुक्स लॉ जो होता है अप्लीकेबल होता है सिर्फ इलास्टिक रीजन में। इलास्टिक रीजन वो रीजन है जहां पर कि बॉडी पे लगने वाला फोर्स को जब हटा दिया जाए तो वापस से बॉडी वही पुराना वाला शेप अपना रिगेन कर लेता है, ठीक है। तो इस केस में हुक्स लॉ से बोलता है क्या कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफॉर्मेशन के, जितना डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके। बट इन केस ऑफ फ्लूइड, लिक्विड, आइदर गैसेस, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई फ्लूइड एलिमेंट है ए बी सी डी, बट अगर ये डिफॉर्म कर रहा है शियर फोर्स की वजह से, तो ये सी डैश डी डैश, तो होगा क्या कि आपको ये पता है कि स्मॉल शियर फोर्स पे भी जो डिफॉर्मेशन होगा वो इनफाइनाइटली होगा, डिफॉर्मेशन होगा वो इनफाइनाइटली होगा। तो अगर इनफाइनाइटली होगा मतलब क्या कि ये डिफॉर्मेशन इनलार्ज होते जाएगा, फर्दर डिफॉर्मेशन होता रहेगा। तो और ये जो बार बार जो डिफॉर्मेशन हो रहा है स्मॉल से शियर फोर्स की वजह से, तो ये आप देखोगे, अभी देखोगे तो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ, थोड़ी देर बाद आओगे तो और ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, फिर थोड़ी देर बाद आओगे तो और ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा। मतलब क्या, शियर फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के, रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब क्या, ये जैसे जैसे आप टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ सॉलिड्स क्या हुआ था कि फोर्स सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डिफॉर्मेशन के, बट इसमें क्या है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में आपको ये याद रखना है, क्या रखना है कि जो डिफॉर्मेशन होगा इन केस ऑफ फ्लूइड, ये फंक्शन होता है टाइम का,
मतलब क्या, टाइम के हिसाब से डिफॉर्मेशन चेंज होता जाएगा। बट जो सॉलिड्स में डिफॉर्मेशन होता है वो फंक्शन नहीं होता है टाइम का, मतलब टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आज का इंट्रोडक्शन हुआ फ्लूइड का। फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।